करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त रिवीजन करेंगे और बाकी के टॉपिक हम आज शुरुआत कर रहे हैं और बाकी के टॉपिक हम दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में आगे बने रहेंगे, जिससे कि हम कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, जो कि हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत, पहला टॉपिक यही है। तो पहला टॉपिक यही है, तो हम देखते हैं कि पहला टॉपिक हमें क्या होता है। तो इसमें दिया गया है इतिहास में, ये है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश के संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण को ही इतिहास कहा जाता है। पूछा जाएगा इतिहास किसे कहा जाता है, मतलब बीते हुए समय को ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। आप लोग जानते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आप कमेंट में करेंगे कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। देखिए अगला टॉपिक ये है, प्राचीन भारत के इतिहास में संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसने लिखा था। बोला जाता है प्राचीन भारत जो है, सबसे पहले इतिहास का पुस्तक किसने लिखा है, तो लिखा है राजतरंगिणी। इनका पुस्तक का नाम है कलहन। कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी। आगे है, उत्तीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है। पहले जो सिक्के जो चला जाता है तो उनको, उस सिक्के को कहा जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता है ना, पंच मार्क कॉइन उसके कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या जाता है। देखिए सिक्के को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या उसे इंग्लिश में न्यूस्मेटिक कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक की खोज भारत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। बोला जाता है भारत में ऐतिहासिक स्रोत की खोज करने के लिए श्रेय सबसे प्रथम डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है इसमें, आगे भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन के संबंधित प्रीहिस्टोरिक इंडिया किसकी कविकृति है। स्टुअर्ट स्पिट्स की। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। इंतु का मतलब होता है कि भ्रमण क्षेत्र को इंतु कहा जाता है। उत्तीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। जिसमें कि कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो उस समय के पहले पाषाण युग में लिखा जाता है तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख वैसा यानी कोई पत्थर, दीवार या कहीं भी लिख दिया तो उसे अभिलेख कहा जाता है। बोला जाता है लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपिक विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। हमारा देश का नाम जो भारत है उसे भारतवर्ष का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया। V.N. स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन हम देखते हैं इसका हिस्ट्री का, मतलब कैसे कितने कालखंडों में बांटा गया इतिहास को। जिसमें कि पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड पहला है। दूसरा हमारा आदि ऐतिहासिक पीरियड, जिसमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा है ऐतिहासिक पीरियड, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल वो मानव प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मानव का उत्पत्ति माना जाता है 3000 ईसा पूर्व पहले। इसमें मानव कुछ खोजा नहीं था और ना ही मानव कुछ लिखा था। पुरातात्विक साक्ष्य इससे मिलता है, कहाँ मानव रहते थे, कैसे रहते थे, क्या रहते थे, उनका कुछ अवशेष में मिलता है, सूरज मिलता है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा आदि ऐतिहासिक पीरियड, ये 3000 ईसा पूर्व से 600 बिफोर क्राइस्ट। देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को ईस्वी को बोला जाता है ईसा पूर्व, मतलब BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। उनके जन्म के बाद को AD बोला जाता है, एमिनो डोमेस्टिक, जिसे AD कहा जाता है। ठीक है, देखिए आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु पठनीय बोला जाता है। इसमें तो ये लोग लिखा, परंतु क्या लिखा वो समझ में नहीं आया और पढ़ा नहीं गया, आज तक पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। इसका कालखंड है 600 ईसा पूर्व से आगे, जिसे कि हम लोग AD भी कह सकते हैं, एमिनोडोमेस्टिक। पुरातात्विक एवं साहित्यिक, देखिए इसमें पुरातात्विक जो पुराना तो इससे तो मिला ही था, पुरातात्विक मिला इसमें भी और इनमें भी मिला, लेकिन इनमें भी मिला पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले और इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास
को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्राचीन इतिहास को अगर अच्छे तरह से आपको जानना है तो उसके लिए आपको धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ इत्यादि, पुरातात्विक साक्ष्य तथा अन्य विदेशी विवरण को पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहा गया है ब्राई लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा है। ब्राई लिपि, लिपि का देखिए, लिपि बहुत प्रकार था, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राई लिपि, और ये सारी लिपि तमाम लिपियाँ हैं जो कि हम लोग ये हिंदी जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी लिपि में, आप लोग ज़रूर बताएं। और मैं बताता हूँ मैं कि ये लिपि जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया था, जिसमें कहा जाए ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसपे में 1837 में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन को कहा जाता है। देखिए आगे, जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। वैश्वत मनु। बोला जाता है कि हमारा जो सबसे पुराना राजा था मनु था। जैसे कि महाभारत के युद्ध जब हुआ तो उनका पुत्र हुआ महाभारत में अर्जुन, अर्जुन का पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र ही मनु को कहा जाता है। इसलिए आधुनिक मान्यता के अनुसार भारत प्राचीनतम राजा बोला जाता है कि मनु को कहा जाता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किन वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की। पूछा जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, ये राजनीतिक के बारे में बताता है। कौटिल्य का एक पुस्तक है, उनको लिखा है जिसमें कि राजनीतिक के बारे में बताता है। ठीक है, उनका वंश वह उसमें बताता है किस वंश के इतिहास की चर्चा है। ठीक है, ये जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। बोला जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संकलन संगठन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि पुराण की बात हम कह रहे थे तो देखिए उसी प्रकार है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। पुराणों अगर पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आप बोलिएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उसी में एक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। आंध्र सतवाहन से संबंधित है। ठीक है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है। दाएं से बाएं पे, जैसे उर्दू नहीं लिखा जाता है, इधर से लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। गुप्त वंश से। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। मनुस्मृति को माना जाता है। बोला जाता है सबसे पुराना प्राचीनतम कौन सा ग्रंथ है। हम लोग बोलते हैं महाभारत, ये सब नहीं, इसे मनुस्मृति जिसे मनु द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। शुंग काल को बोला जाता है मनुस्मृति में किस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, शुंग काल का जानकारी मनुस्मृति से ही मिलती है। ठीक है, मनुस्मृति हो जाएगा। स्त्री और पुरुष की अर्धांगी किस ग्रंथ से को कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये देखिए, जैसे ब्राह्मण, शतपथ जो ब्राह्मण है ना, आपको आगे वेद पढ़ने को मिलेगा और मैं उनमें बताऊंगा कि वेद होता है, उसका उपवेद होता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे हम। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र से मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 88 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। पूछा जाएगा कि अब जिस समय महाभारत में 88 श्लोक था उस समय महाभारत को क्या कहा था, तो उस समय जहाँ जय संहिता कहा जाता है। परंतु कुछ समय पश्चात उसमें 24,000 श्लोक को हो गए भारत, और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के नाम से अंत में यह 1 लाख से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अगर पूछने की संभावना, अगर अंत में पूछा जाएगा 1 लाख जब महाभारत का श्लोक हो गया तो उसे क्या कहा गया, उसे सप्तसहस्री संहिता के या महाभारत के नाम से जाना गया। बोला जाता है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है। पुरालेख विद्या मतलब पुराना विद्या कहाँ से मिलता है, शिलालेखों से अध्ययन से मिलता है। ठीक है, पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया। डार्विन को माना गया। डार्विन एक वैज्ञानिक हुआ, एक ऑस्ट्रिच डार्विन। ये आगे बायोलॉजी में हम बताएंगे कि कैसे ये इनका कहानी है और बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता जो है रहला एक पुस्तक है। ठीक है,
उन्हीं में इब्न बतूता चीनी यात्री है, उनका जानकारी मिलता है। ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था? ठीक है, पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग जो है कौन से विद्यालय में पढ़ने आया था और कौन सी धर्म की शिक्षा लेने आया था, तो इसमें आ जाएगा कि ह्वेनसांग जो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था। आगे देखते हैं, अभिलेख के बारे में जानकारी हम देखते हैं। हंथी गुफा अभिलेख, जैसे अभिलेख हों, अभिलेख क्या होता है? सबसे पहले आप अभिलेख को समझिए। अभिलेख वो होता है जिस समय राजा जब अपना शासन किया करते थे उस समय अभी के जैसा कागज़ या तो पेन कलम कॉपी नहीं हुआ करता, तो उस समय वो जैसे चाहते थे दीवार पे या तो ताम्र की पत्ती बना के या तो दीवार पे या तो पिलर पे कहीं भी लिखा जा सकता। उसी तरह एक गुफा में लिख देते थे, कभी कहीं भी लिख देते थे, जो कि कुछ समय के बाद उनका प्रमाणित रहे। तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख, हाथी का गुफा था, हाथी जहाँ रहते थे उन्हीं गुफा में दीवारों पत्थरों पे लिख दिया। कलिंग नरेश खारवेल ने लिखा था हाथी गुफा अभिलेख। एलो अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया। नासिक अभिलेख जो है गौतम बालश्री द्वारा लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रनामन के द्वारा लिखा गया। प्रयाग देखिए जूनागढ़, ये जूनागढ़ कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्वालियर अभिलेख जो प्रतिहार नरेश भोज, राजा भोज के नाम से इसे जाना जाता है, उसके द्वारा लिखा गया। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के द्वारा लिखा गया। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। बौद्ध स्तंभ लेख में से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। पूरा जगह बौद्ध काल में जो स्तंभ ज़्यादातर लिखे गए थे उन काल में किस वंश की जानकारी ज़्यादा मिलता है? देखिए शुंग वंश की काल में जानकारी मिलता है, जैसे पहले आपको पता है, ठीक है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? शी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने किया था, ठीक है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा पद होता है, मतलब सम्मानित पद होता है, जैसे कि आपके घर का जैसे जीजा होता है उसी तरह एक काजी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा उसको सम्मान मिला जाता है। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पांडचोल उस समय का राज हुआ करता था, तो इसमें बताया था मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पूछा जाएगा पतंजलि, अब देखिए इसको कैसे रिलेटेड कर सकते हैं। पतंजलि प्रोडक्ट जो कौन बनाते हैं? बाबा रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं। उसी तरह बोला जाता है पतंजलि महाभाष्य। अब बोला जाएगा पतंजलि पुस्तक के भी लेखक कौन है, तो पूछा जाएगा महाभाष्य के द्वारा पतंजलि लिखा गया है। इसीलिए वो किस वंश का इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का इतिहास पता चलता है पतंजलि। आगे हम देखते हैं लेखक देखेंगे, समय देखेंगे, रचनाएं देखेंगे और यात्री विवरण देखेंगे। देखिए कौन ऐसा लेखक हुआ और क्या कौन से समय में वो आया और क्या क्या रचना किया वो, और यात्री विवरण उसका क्या क्या उसने देखा, क्या क्या उसने जमा किया, क्या क्या वो लिखा, ठीक है। जैसे पहला है फाहियान का काल क्या है? 399 से 414। रचनाएं इसने कौन सा किया? भारत में ये रचना किया, भारत दशा विवरण नाम का एक रचना यानी पुस्तक लिखा, ग्रंथ लिखा, जो भी कर सकते हैं। यात्री, यह प्रथम चीनी यात्री था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय किसी को कहा जाता है? कौटिल्य को, याद कीजिएगा। कौटिल्य द्वारा लिखे पुस्तक किसको, कौन सा है? अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति की चर्चा मिलता है, ठीक है। समय बता, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की। इनमें चंद्रगुप्त में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद राजमहल देव निर्मित बनाया, ठीक है। और दूसरा है ह्वेनसांग जो है इसका कालखंड है, भारत में रहने का कालखंड ये नहीं कि इनका यहाँ जन्म हुआ, भारत में कब आए और कितने समय तक रहे। देखिए भारत ये आए 629 ईस्वी और 625 ईस्वी,
तक रहे, 45 तक रहे। तो कितना समय हो गया? 16 वर्ष तक ये भारत में रहे। पूछ भी सकता है ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहे। तो और इसकी पुस्तक की रचना है शिव की। पश्चात इसका कहा जाता है संसार एक का लेख, संसार के बारे में ये लिखा। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दिया गया था, शिलादित्य। इससे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। शाक मुनि ने इसे नीति का पंडित कहा। ठीक है। तीसरा है इत्सिंग, 673 से 675 ईस्वी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा इसने लिखा। ठीक है। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता रहा। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम लिखित शास्त्र 510 से भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पूछा जाएगा कि सती प्रथा का जो अभिलेख मिलता है वो कौन से अभिलेख से मिलता है? वो है भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए अब दूसरा चैप्टर हम देखते हैं। दूसरा चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल में जो है इसका देखिए कालखंड और इतिहास का इसमें बताया जाता है। इतिहास कितने खंडों में बटा है और कौन कौन से इनका क्या क्या नाम है। देखिए पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है। बोला जाता है पूरा पाषाण काल इसका कितना वर्ष पुराना है? 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व ये पुराना है, सबसे पुराना यही है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसका कालखंड है समय है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल है 4 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए इनको जो है पूरा पाषाण काल को इसको 3 खंडों में बांटा गया। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 5000 ईसा पूर्व। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल 5000 ईसा पूर्व से 40000 ईसा पूर्व में। उच्च पूरा पाषाण काल को 40000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व में कहा जाता का काल रहा है इसका। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं समझ में आता है। पाषाणी युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पाषाणी अनुसंधान बोला जाता है कोई भी अनुसंधान क्या होता है, मतलब उसमें खोजे गए रिसर्च सामान को रखा जाता है और उसका बताया। पाषाणी युगीन अनुसंधान का करने का श्रेय क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? सबसे शुरुआत में बोला जाए मानव, मतलब उसको ही कहा जाता है जहाँ से मानव की उत्पत्ति है उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? उस समय सबसे पहले लोग क्या करते थे? पत्थर का बनाते थे सामान वगैरह, उसी से शिकार करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप पूछा जाएगा। जैसे इसी को कहा जाता है जम्बू द्वीप, इसी को कहा जाता है भारत खंड, इसी को कहा जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन, मानव का ये है होमोसेपियन जो है बायोलॉजिकल नाम मानव का क्या है? होमोसेपियंस है। ठीक है। बायोलॉजी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बोला जाता है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना गया था? पिथेकैथ्रोपस के रूप में जाना गया। पिथेकैथ्रोपस के रूप में इसे जाना गया। भारत में मानव के सर्वप्रथम शाक कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनोर, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा ये बहती है उत्तर भारत में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ जो उत्तरी भारत में जूनागढ़ अभिलेख वही है। जूनागढ़ ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से पुरातत्व मिलता है? ये कालीबंगा जो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? मृतकों को दफनाने में के स्थान के रूप में किया गया था और इसी को जाना जाता है। जैसे
क्या कहा जाता है जिसमें कि इसमें घोड़े के साथ मनुष्य को भी दफनाया जाता है, सबसे बड़ा इसका था। ठीक है, प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। पूछा जाएगा कौन सा वस्तु पहले हथियार किससे बनाया था? वो हो जाएगा लोहा, पत्थर। और अगर पूछेगा कौन सा धातु होगा तो वो हो जाएगा तांबा। प्रफत प्रफत प्रस्तर प्रस्तर युग के लोग के पास सर्वप्रथम घरेलू पशु कौन सा था? बोला जाएगा मनुष्य का सबसे पहला पशु कुत्ता था। ये तो आप लोग जानते होंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल को माना जाता है? मध्यपाषाण को। पशुपालन, कोई भी चीज़ पालना या तो कोई चीज़ का तांबा लोहा जैसे खोजा गया, ये मध्यपाषाण काल में खोजा गया। मध्यपाषाण काल पशुपालन के लिए प्राचीन साक्ष्य कहाँ से था? आदमगढ़। आदमगढ़ से पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है आदमगढ़ से। मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? जौ। यहाँ ये पूछा जाएगा ना, जौ और गेहूँ भी हो जाएगा। ठीक है, चाकोलिथ युग को किसके नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण के युग से नाम जाना जाता है। अब कुछ आगे है ताम्रपाषाण कालिक स्थल जहाँ से कुछ प्राप्त हुए हैं। देखते हैं किन जगहों से क्या क्या प्राप्त हुए हैं। इमाम गांव जो कहाँ पे अवस्थित है? इमाम गांव जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन जो है ये हमको प्राप्त होता है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसमें कलश समाधान, कलश के घरों में फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाण था। देखिए कलश समाधान जो है ना, इसी में जो मनुष्य मरता था ना उसका प्रिय घोड़ा इसके साथ ही दफनाया जाता था। ठीक है, इसको सुरकोता के इस नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली जो है महाराष्ट्र में, इसका उत्खनन HD शंकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभान के प्रमाण मिले हैं। मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना उस पर चित्र बना के रंगीन पॉलिश किया जाता है। नेवास जो है महाराष्ट्र में पटसन का प्रथम साक्ष्य, पटसन यानी जूट, और लाल तर पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ताम्रवती राजस्थान में, यहाँ जो है यहाँ से प्राप्त काले मृदभान सफ़ेद रेखी चित्रित से सजे रहते थे। ठीक है, वही मिला है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। आगे देखते हैं क्या रहता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग को शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका से सबसे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्बावती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथ औजार मतलब छोटा औजार किस काल से संबंधित है? मध्य काल से। बताते हैं शुरू में लोग बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करते थे, जब वो होशियार होते गए तो उसके बाद वो छोटा छोटा हथियार और धारदार हथियार बनाने लगे। इसीलिए माइक्रो मतलब छोटा हथियार वो मध्यपाषाण काल में बनाना सीख गए थे। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव अखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? पुरापाषाण काल को बोला जाता है मानव आखेटक मतलब कहिए कि शिकार, और खाद्य संग्रह मतलब शिकार करके खाने का जो है ना, पुरापाषाण काल से ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख के, बोलता है कि
कहाँ से बोला जाएगा, कहाँ से सर्वप्रथम मरे हुए हम लोग के घर में अगर हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसे उसका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रख के उसे सुलाया जाता है। तो बोला जाएगा कि ये किस काल से मिला है, ताम्रपाषाणिक काल से यहाँ से ही परंपराएं जागृत को देखने को मिलती है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालिक स्थल कौन से हैं? धमदाहा और सरायनहार अभी ये वर्तमान पाकिस्तान। अब होमोसेपियन का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब युक्त रहे? मध्यपाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव कब सीखा? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही लोग पके हुए भोजन को पहले खाया था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक कहाँ है? ये उत्तर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जैसे ये हिमालय है, ठीक है, इसी के नीचे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, हिमालय। इसी के ज्योग्राफी में आपको जानकारी के लिए मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। कृषि सबसे पहले कृषि कहाँ किया गया था? मेहरगढ़ में किया था। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायनहार से। गैरिक मृदभान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर अभी कहाँ है? दिल्ली में है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, सुतका, गंडोर, हड़प्पा तथा कोटद्दीजी वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है और इनसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उनका चार्ट नीचे दिया गया है, हम बात करते हैं नीचे, कोशिश करते हैं आपको याद हो रहा होगा। बुर्जहोम जो वर्तमान अभी कश्मीर में है, यहाँ से क्या क्या मिला है? कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का परंपरा जो साक्ष्य मिला है, ठीक है। गुप्त कराल जो वर्तमान कश्मीर है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर निर्माण का प्रयोग, सिलबट्टा व हड्डी मिट्टी युक्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ भी वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक है। इसमें से मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में, खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों का आयताकार मकान और प्राचीन स्थायी जीवन के साक्ष्य ये पाकिस्तान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। महदहा से उत्तर प्रदेश, महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है। पशुबाड़ा क्या है? पशु रखने का घर, इसे पशुबाड़ा कहा जाता है, ठीक है। कोल्डिहवा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में, यहाँ धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती का भारत में एक ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डिहवा को, ठीक है। संगनकल्लू जो वर्तमान कर्नाटक में, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिला में अवस्थित है। पिकलिहर कर्नाटक में अवस्थित है, राख के ढेर, निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चौपानी मांडो मधुमक्खी की छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण हस्त निर्मित मृदभान के साक्ष्य प्राप्त हुए। सारूतारू जो वर्तमान असम में है, नाम से भी आपको लग रहा होगा, सारूतारू वर्तमान में असम से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभान प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कहाँ है? बिहार के कौन वाला क्षेत्र में? मधुबनी वाला क्षेत्र, जैसे मधुबनी सीतामढ़ी क्षेत्र में, ये यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरण के सींग से निर्मित थे, ठीक है। दाओजली कहाँ है? असम में, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक लाइन है नीचे, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पूछा जाएगा नवदा टोली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में अवस्थित।